तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम? तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर लाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो है। अब ये क्या करेगी, जैसे ही हमारे लिए काटेगी, मान लीजिए कि ये हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है। जैसे ही ये हमारे लिए हाथ पैर या बॉडी में किसी भी जगह काटती है, तो ये अपने डंक के द्वारा अपनी लार के साथ स्पोरोजॉइड जो है वो हमारे ब्लड में डाल देती है। अब बात ये आती है कि स्पोरोजॉइड है क्या। तो अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। आपको एक एक शब्द बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए हम समझाने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार समझिए। सबसे पहले क्या होता है, आपको ये समझना चाहिए कि जो मलेरिया है वो किसी मच्छर की वजह से नहीं होता है। जी हाँ, मच्छर जो है वो हमें मलेरिया पैदा नहीं करता, बल्कि मच्छर तो क्या है, मलेरिया का वाहक है। तो ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जिसमें प्लाज्मोडियम का लैंगिक मतलब सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता है, वो केवल और केवल प्लाज्मोडियम की वाहक है। मतलब हमारे लिए जो मलेरिया होता है वो काय की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, ना कि मच्छर की वजह से। अब हम बात करें आगे कि ये प्लाज्मोडियम क्या है। तो देखिए, जो आप क्लास 11th में 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि आर एच विटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जहाँ एक जगह था प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ आते थे, उन्हीं प्रोटोजोआ में जो प्लाज्मोडियम को सम्मिलित किया गया है। यह एक अंडा परजीवी है। ठीक है, क्या है, एक एंडो पैरासाइट। अब बात करें कि एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, तो ये ऐसा जीव जो किसी दूसरे प्राणी के ऊपर निर्भर करे वो पैरासाइट कहलाता है, और जो दूसरे प्राणी के अंदर रहे वो एंडो पैरासाइट कहलाता है। तो आप बोलेंगे कि कैसे प्लाज्मोडियम कैसे अंतः परजीवी या एंडो पैरासाइट है। तो होता क्या है कि ये जो प्लाज्मोडियम है अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। जहाँ इसका प्रारंभिक पोषक है मनुष्य, जहाँ इसका लैंगिक जीवन चक्र पूर्ण होता है, और इसका द्वितीयक पोषक है मादा एनोफिलीज मच्छर, जहाँ इसका कैसा चक्र पूर्ण होता है, लैंगिक चक्र पूर्ण होता है। तो इस प्रकार ये पहले मनुष्य के अंदर रहता है, फिर फीमेल एनोफिलीज मच्छर के अंदर रहता है। इसीलिए इसीलिए ये क्या है, एक एंडोपैरासाइट है। आगे बात करें इसकी संक्रामक अवस्था क्या है, स्पोरोजॉइड। कई कई बड़े लेवल के जो पेपर हैं उसमें ये सवाल ना जाने कितनी बार आया है कि प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था या इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइड है। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्लाज्मोडियम किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, जैसे ये प्लाज्मोडियम किसी हेल्दी या स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो अपनी लार के साथ हमारी बॉडी में ये तर्कुनुमा संरचनाएं हैं, स्पोरोजॉइड हैं। किस प्रकार होंगी ये, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसी जिनको ये हमारी तर्कुनुमा संरचनाएं, जिनको ये काटने पर हमारी बॉडी में क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। तो क्या हुआ, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आई, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आई। कौन सी मच्छर आया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटने को आई, और इसकी सेलाइवरी ग्लैंड, कहाँ, सेलाइवरी ग्लैंड है मतलब लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था थी, जिसका नाम क्या था, स्पोरोजॉइड, इसने कहाँ रिलीज कर दी, हमारी स्किन में। अब एक टॉपिक आप याद रखना कि लोग बोलते हैं कि अगर हमारा खून तो जम जाता है तो जमा क्यों नहीं, क्योंकि जब ये हमारा खून चूसने आई थी तो इसकी लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइड के साथ साथ एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस भी था, जिसकी वजह से जब ये खून चूसती है तो वो जमता नहीं है। तो इस प्रकार इसने स्पोरोजॉइड कहाँ रिलीज कर दी है, हमारे ब्लड में। अब क्या हुआ, ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ये गई हुई हैं ये ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है, जैसे ही ये स्पोरोजॉइड हमारे ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, इन ब्लड वेसल्स की मदद से ये हमारी कहाँ चले जाते हैं, बॉडी में। और बॉडी में जाने के लगभग आधे घंटे बाद ये हमारी कहाँ अटैक करेंगे, सबसे पहले लीवर सेल पर। तो आगे का साइकिल देखिएगा। हाँ, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम
मलेरिया मच्छर की मतलब फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो की लार ग्रंथियों में उपस्थित स्पोरोजॉइड का डायग्राम है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, स्पोरोजॉइड इस प्रकार के दिखाई देते हैं जो प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही ये फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो हमें काटती है, उसके लगभग आधे घंटे माने कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे लीवर में, और कहाँ अटैक करते हैं, हमारे लीवर सेल पर। तो अब आगे क्या होगा कि जो स्पोरोजॉइड नाम की ये सॉरी फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो है, और फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो की ये लार ग्रंथियां हैं, और उसकी लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है, स्पोरोजॉइड। अब जैसे ही इस मच्छर ने हमें काटा तो स्पोरोजॉइड कहाँ रिलीज होगा, हमारे ब्लड में, कहाँ रिलीज होगा, हमारे ब्लड में, और लगभग 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद है आधा घंटे बाद, आधा घंटे बाद ये स्पोरोजॉइड कहाँ जाते हैं, हमारे लीवर की सेल्स पर। लीवर की सेल में जाने के बाद ये तर्कुनुमा संरचनाएं क्या हो जाती हैं, तर्कुनुमा संरचनाएं क्या हो जाती हैं, गोल, और क्या बनाती हैं, साइजोंट बनाती हैं। आगे चल के साइजोंट काय में परिवर्तित हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजॉइट या क्रिप्टोजॉइट्स में, काय में परिवर्तित हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में या क्रिप्टोजॉइट्स में। फिर ये जो सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, लीवर सेल, और लीवर सेल में जैसे ही बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट या क्रिप्टोजॉइट बनते हैं, ये लीवर सेल फट जाती है, और ये सारे के सारे वापस से कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब आगे क्या होगा, मतलब सेल के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। अब अभी आपने जो अवस्था देखी वो कौन सी है, ये है प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज। कौन सी है, प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज है। ठीक है, कौन सी अवस्था है, ये प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज है। और अभी ये क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे लीवर साइलोगोनी। क्या चल रही है, लीवर साइलोगोनी। ये देखिए कौन सी अवस्था भी चल रही है, लीवर साइलोगोनी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमें मच्छर ने काटा, उसकी लार ग्रंथियों में उपस्थित स्पोरोजॉइड नामक संक्रामक अवस्था हमारी लीवर सेल में गई। लीवर सेल में जाकर साइजोंट बनाया, साइजोंट के बाद क्रिप्टोजॉइड या क्रिप्टोमीरोजॉइड बनाए, और जैसे ही इनके अंदर क्रिप्टोजॉइड या क्रिप्टोमीरोजॉइड की संख्या ज़्यादा हो गई, हमारी जो लीवर सेल थी वो फट गई। यहाँ तक की जो सारी बातें थी वो कहाँ आती हैं, प्रोएरिथ्रोसाइटिक फेज में, और ये क्या चल रही थी, लीवर साइलोगोनी। अब आगे क्या होगा, प्रोएरिथ्रिक साइटिक फेज के बाद जो अगली फेज आती है वो कौन सी आती है, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज। कौन सी आती है, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज। इस फेज में क्या होता है कि ये जो क्रिप्टोजॉइड या क्रिप्टोमीरोजॉइड बने थे, ये लीवर सेल से निकलने के बाद आरबीसी में डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि हमारी अगली लीवर सेल, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, न्यू लीवर सेल में जाते हैं, और कौन सी अवस्था को दर्शाते हैं, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइलोगोनी। इस अवस्था में क्या होता है, अच्छा प्रोएरिथ्रोसाइटिक अवस्था में क्या हुआ था कि जो क्रिप्टोजॉइड या क्रिप्टोमीरोजॉइड बने थे, ये अपनी संख्या केवल और केवल बढ़ाते हैं, जबकि एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइलोगोनी में क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइड न्यू सेल में गए हैं, ये फिर से साइजोंट बनाएंगे, और साइजोंट बना के दो प्रकार की विशेष संरचनाएं बनाते हैं जो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड कहलाते हैं। तो सबसे पहला क्रिप्टोजॉइड या क्रिप्टोमीरोजॉइड, और फिर मेटाक्रिप्टोजॉइड। अब आगे क्या हुआ, इसमें जो बड़ी वाली संरचनाएं हैं उनको मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड कहते हैं, और जो छोटी वाली संरचनाएं हैं उनको माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड कहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, प्रोएरिथ्रोसाइटिक फेज, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज, क्रिप्टोमीरोजॉइड बन गए, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड बन गए, मैक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड बन गए, और माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड बन गए। अब क्या होगा, अब इसके बाद अच्छा इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे लीवर में जाकर ये लीवर साइलोगोनी को दर्शाते हैं। और अब ये कहाँ की ओर बढ़ने वाले हैं, हमारी आरबीसी की तरफ, आरबीसी की तरफ। तो ये लीवर में जब इनने माइक्रो और मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड बना लिए, तो अब ये कहाँ की ओर जा रहा है, हमारे आरबीसी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बात क्रिप्टोजॉइड बनाने के बाद या मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड और माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड बनाने के बाद अब हमारी आरबीसी पे जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो दो प्रकार की संरचनाएं इधर बनी थी, एक मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड और माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड, तो आपको इधर क्या याद रखना है कि इन दोनों में से
ये वाली संरचना जिसको बोलते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट, यही वो संरचना है जो काय में प्रवेश करेगी आरबीसी में और आगे का काम करेगी। मेटा वाली तो फिर से लीवर सेल में जाएगी और पुनः यही सारी साइकिल को दर्शाएगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा, अगली अवस्था आती है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। कौन सी आती है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या होगा कि ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट है ये हमारी आरबीसी पर अटैक करेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, आरबीसी पे अटैक करेंगे। आरबीसी पे अटैक करेंगे तो सबसे पहली अवस्था वहां पर आ जाती है कौन सी, यंग ट्रोफोजोइट स्टेज। मतलब आरबीसी सॉरी एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में ये जो पहली संरचना का निर्माण हुआ ये कौन सी है, ट्रोफोजोइट। कौन सी है बेटा, ट्रोफोजोइट। अच्छा, एरिथ्रो मतलब ही होता है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट का मतलब ही क्या है, आरबीसी। तो जैसे ही हमारे आरबीसी में माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट गए तो सबसे पहले क्या बनता है, यंग ट्रोफोजोइट बनता है। यंग ट्रोफोजोइट के बाद इसके भी न्यूक्लियस के बीच में कैविटी बनना शुरू होती है जिससे इसका न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, साइड में आ जाता है। तो कौन सी अवस्था दिखाई देने लगती है, सेगेनेट रिंग फेज। ठीक है, कौन सी दिखाई देने लगती है, सेगेनेट रिंग फेज। तो अंगूठी जैसी संरचना है इसे सेगेनेट रिंग फेज बोला। इसका डायग्राम में लाया हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी आरबीसी है और आरबीसी में ये सेगेनेट रिंग फेज है काय की, स्पोरोजोइट की या प्लाज्मोडियम की। ठीक है, आगे देखो। अब क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस का आकार है वो अनियमित हो जाता है और अनियमित होने के बाद सेगेनेट रिंग के बाद पहली ट्रोफोजोइट, दूसरी सेगेनेट रिंग और सेगेनेट रिंग के बाद तीसरी अवस्था आती है जिसका नाम है अमीबॉइड स्टेज। कौन सी आती है, अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज के बाद फिर से साइजोंड बनता है। साइजोंड के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूपनर के कण, और सूपनर के कण साइजोंड के अंदर पाए जाते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे और सेल डिवीजन होगा तो आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट का निर्माण होगा और हीमोजॉइन नामक एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ही आरबीसी फटती है, ये जो आरबीसी जिसके अंदर मीरोजॉइट्स और हीमोजॉइन नामक पदार्थ बना था, जैसे ही ये आरबीसी फटती है तो ये कण कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, बाहर। तो यहाँ एक विशेष प्रकार का लक्षण है और वो है ठंड देकर बुखार आना। तो आप सब जानते हैं मलेरिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है वो होता है ठंड के साथ साथ बार बार बुखार आता है। तो वो कुछ और वजह से नहीं, बल्कि जैसे ही आरबीसी पड़ती है तो हीमोजॉइन नाम के जो कण निकलते हैं उन्हीं की वजह से पेशेंट को समय के साथ साथ बार बार क्या आता है, ठंड देकर बुखार आता है। अब आगे क्या हुआ, ये जो मीरोजॉइड बने थे या तो ये फिर आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएंगी, गैमेटोफाइट सॉरी गैमीट बनाएंगी, या तो फिर ये आगे जाके न्यू आरबीसी में जाएंगे और पुनः इसी चक्र को दर्शाएंगे। जब ये चक्र लगभग 4-5 बार पूरा हो जाता है तब आगे क्या होगा सुनिए। अच्छा, अभी तक जो आपने देखा वो कौन सा चक्र था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किसके अंदर चल रहा है, ह्यूमन के अंदर, जो कि उसका क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक है काय का, प्लाज्मोडियम या फीमेल एलोथ्रिच मॉस्किटो का। तो ये काय के अंदर चल रहा है, ये पूरा जो आपने साइकिल देखा ये चल रहा है काय के अंदर, ह्यूमन के अंदर, जो उसका प्राथमिक पोषक है काय का, प्लाज्मोडियम का। तो इसका और अच्छी फोटो अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको इसकी HD में फोटो पूरी मिल जाएगी। आप इस साइकिल को अपनी नोटबुक पर बना लें, क्योंकि हमारे हिसाब से इससे सरल और इससे अच्छा मलेरिया का साइकिल आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, अभी तक जो आपने देखा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था मनुष्य में। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं आरबीसी के अंदर, जिनको बोलते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट जो कि फीमेल गैमीट है बड़ा, और छोटा वाला माइक्रो गैमेटोसाइट जो कि छोटा गैमीट है मेल। अब आप बोलोगे एकदम यहाँ कहाँ से आ गया, तो देखो क्या होगा कि ये जो आरबीसी, ये मीरोजॉइड जो रिलीज हुए थे, ये मीरोजॉइड ही काय में बदल जाते हैं। जब 4-5 बार ये साइकिल हो जाता है तो ये मीरोजॉइड ही काय में बदल जाते हैं, मैक्रो गैमेटोसाइट में और माइक्रो गैमेटोसाइट में। और जैसे ही फीमेल मच्छर जब एक संक्रामक व्यक्ति का खून चूसती है तो ये उसके कहाँ चले जाते हैं, पेट में।
अब पेट में जाने के बाद क्या होगा, ये छोटा वाला माइक्रो और ये बड़ा वाला मैक्रो आगे चल के विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। दोनों का जब आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आगे जाइगोट सेल डिवीजन करके ऊकाइनेट बनाता है। ऊकाइनेट भी एक तर्कुनुमा संरचना है ताकि ये जो है आसानी से मच्छर के स्टमक की वॉल में चला जाए। तो जाइगोट ऊकाइनेट में बदलता है। ऊकाइनेट के बाद ये स्टमक की वॉल में जाता है काय कि मलेरिया के मच्छर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, और वहां श्रावण करके सिक्रीशन करके सिस्ट बनाता है और ये विशेष प्रकार की संरचना कहलाती है oocyte। तो क्रम याद रखना है, पहले फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ऊकाइनेट और फिर oocyte। आगे oocyte में और विभाजन होता है और स्पोरोजोइड बनते हैं जो कि मलेरिया मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। और जैसे ही ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो उसके लिए क्या कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं और वो मलेरिया का पेशेंट हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही उसने हमारा खून पिया तो मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट। अच्छा याद रखना कि दोनों ही कहाँ बने थे, प्राथमिक पोषक मनुष्य में। आगे चल के क्या होगा, इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा ऊकाइनेट, ऊकाइनेट गया अंदर, अंदर गया तो क्या बना oocyte, oocyte में डिवीजन हुआ तो स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड कहाँ गए, लार ग्रंथियों में, और उसने फिर से किसी स्वस्थ मनुष्य को काट दिया और इस प्रकार जो मलेरिया का साइकिल है वो चलता रहता है। अच्छा, अब हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में हमने इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डाला है, तो जल्दी से जाइए इस फोटो को वहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। और अगर आप बीएससी से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण टॉपिक चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें। थैंक यू वेरी मच।